धन्यवाद। और जो आप लोगों ने कमर कसी है कि हम उड़ीसा की जनता की सेवा करेंगे, उड़ीसा की जनता को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भगवान जगन्नाथ आप सबको आशीर्वाद देगा और उस आशीर्वाद के माध्यम से हम उड़ीसा की सेवा आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से जरूर करेंगे। और मुझे याद है कि चुनाव के समय मैंने आप सबसे कहा था कि भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। मैं चुनाव में यहां भी आया था, मैंने कहा था हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और मैंने कहा था कि भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद इस बात के लिए मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेवारी निभा सके उड़ीसा में, और भगवान जगन्नाथ जी का हमको इस मामले में आशीर्वाद मिला है। आप सब लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर 78 सीटें लाना और लगभग 40.7% वोट लाना, ये उड़ीसा की जनता का जो आपको भरपूर आशीर्वाद मिला है, इसके लिए मैं उड़ीसा की जनता को भी नमन करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि न ही सिर्फ साधारण मानस में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, बल्कि आदिवासी भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। और हमारे 18 विधायक, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे आदिवासी भाई कमल पर जीत करके आए हैं। इसलिए आदिवासी भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, आपको मुख्यधारा में आगे लेकर के आएगी। उसी प्रकार मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा विधायक हमारे दलित भाई, हमारे अनुसूचित जाति के भाई अगर जीत करके आए और आशीर्वाद मिला, तो सबसे बड़ा संख्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं अपने अनुसूचित जाति के भाइयों को भी अपनी ओर से, मोहन मांझी जी की ओर से, हमारे केवी सिंह देव जी की ओर से, बहन परिदा जी की ओर से, धर्मेंद्र प्रधान जी की ओर से और जोएल उरांव जी की ओर से जो सरकार में है, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों को और हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे और उनको मुख्य धारा में आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं बताना चाहता हूं। मैं आपको विशेष करके इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे याद है मैंने मनमोहन सामल जी से कहा था कि भाई इस बार अपना नंबर लोकसभा में डबल कर लेना। अगर डबल कर लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मैंने कहा था कि जो पुराने चुने हुए हैं वो वापस जीत करके आए और डबल हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे खुशी है कि आपने सिर्फ एक ही छोड़ा, बाकी 20-21 में से जीत करके आप आए और आपने केंद्र सरकार में योगदान किया। इसके लिए आपको विशेष करके मैं बधाई देना चाहता हूं। और आप सब लोगों ने इस चुनाव में लगभग 45% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिए और प्रधानमंत्री मोदी जी 60 साल बाद कोई दोबारा प्रधानमंत्री जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उसको भी हमको याद रखना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि जब जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार बने थे, तो आजादी की लड़ाई के बाद एक कांग्रेस का एक ऑरा था, एक उत्साह था और उस उत्साह में वो जीते थे और विपक्ष दल भी लगभग नगण्य थे। ऐसी परिस्थिति में वो तीसरी बार जीते। लेकिन 60 साल बाद
पूरी ताकत के साथ और पूरी शक्ति के साथ अगर प्रधानमंत्री बनने की जीत हासिल हुई है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके ही नजदीक में आंध्र प्रदेश में हम वहां पर भी सरकार बना पाए। हम उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार तीसरी बार सरकार पेमा खांडू जी के नेतृत्व में बन गई और सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनकर के आई। ये आप सब लोगों के ध्यान में रहना। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है और आप सबको फख्र होना चाहिए कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो सारे देश की पार्टी, पैन इंडिया पार्टी। हम उत्तर भारत में हैं, हम दक्षिण भारत में हैं, हम पश्चिम भारत में हैं, हम पूर्व भारत में हैं, हम पूर्वोत्तर में हैं, हम मध्य भारत में हैं। कहीं कमल है तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि 1500 छोटी और बड़ी राजनीतिक दल को देश में मिला लें तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आंतरिक प्रजातंत्र है, भाई भतीजावाद नहीं है, अपना पराया नहीं है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर चलने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको याद रखना चाहिए। और मैं इसके साथ साथ यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम अकेले ऐसे हैं, पार्टी हैं जो अगर हम अपने व्याप को देखें तो हम कह सकते हैं कि 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आज 18 राज्यों में है और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 राज्यों में है, अकेली भारतीय जनता पार्टी। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम लगभग 58% के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 58% के, और 57% के भूभाग, 57% की जनसंख्या पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, 57%। इसलिए और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं मंच के लोगों को भी कई बार बोलता हूं, आपको भी बताना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग में अजब सा उत्साह आ गया, बड़ी जीत हासिल हो गई। ये तो वही हुआ जैसे कोई हमेशा फेल होता हो, वो पास मार्क से पास कर जाए तो बड़ा खुश हो जाए, ऐसा कांग्रेस का हाल हो गया है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि सारी एनडीए जोड़ लो, सारी एनडीए और सारी इंडिया जोड़ लो, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, सारी इंडिया अलायंस, तब भी अकेले भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम है, कम पड़ते हैं। ये भी हमको याद रखना है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये 2014 के लोकसभा के सदस्यों को जोड़ ले, ये 2019 के लोकसभा के सदस्यों को जोड़ ले और ये 2024 के भी लोकसभा सदस्यों को जोड़ ले, तीनों को जोड़ लेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी के एमएमपी से कम पड़ते हैं। ये इनका रिकॉर्ड है, ये भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए ये जो पार्टियां हैं, इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीरो है, 13 स्टेट्स में, 13 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में जीरो, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में जीरो, अरुणाचल प्रदेश में जीरो, सिक्किम में जीरो, मिजोरम में जीरो, त्रिपुरा में जीरो, आंध्र प्रदेश में जीरो, मध्य प्रदेश में जीरो, जम्मू कश्मीर में जीरो, दिल्ली में जीरो, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और लद्दाख में भी जीरो के जीरो हैं ये कांग्रेस पार्टी। 13 राज्य और यूनियन टेरिटरी में साफ है, लेकिन फिर भी ऐसा उत्साह दिखाने की कोशिश हो रही है जैसे बड़ी भारी जीत हुई। इनको मालूम नहीं है
कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा कि इंडिया अलायंस को पूरा जोड़ ले तब भी अकेले भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती है, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात और कांग्रेस के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये अमरलता की बेल की तरह है, ये पैरासाइट है, ये अपने ताकत पर नहीं खड़ी होती, ये दूसरों के ताकत पर खड़ी होती है। आप देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों की कुल लोकसभा की सीट है 64। जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सीधे लड़ती है तो 64 में 62 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है, कांग्रेस के हाथ 2 सीट लगती है, 2 सीट। इनका स्ट्राइक रेट 25% से भी नीचे है और ये जीतते कहां हैं? जहां ये परजीवी की तरह दूसरी पार्टियों के बेल की तरह चढ़ करके अपने सीटों को जीतने का काम कर, और जहां रीजनल पार्टी इनका साथ नहीं देती है वहां ये 0 हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने इनको ठेंगा दिखा दिया तो पश्चिम बंगाल में इनका कांग्रेस पार्टी का ग्रुप का जो नेता था वह भी हार गया। यह परिस्थिति आकर के खड़ी, इसलिए, और ये जिसके साथ जुड़ती है ना कांग्रेस पार्टी, जिसके साथ, ये उसको कमजोर कर देती है, क्योंकि बेल का ये स्वभाव है कि वो ताकत पेड़ से लेती है, तने से लेती है, और ये दूसरी पार्टियों के ऊपर सहारे लेकर के सहयोगी वोटों पर, सहयोगी पार्टियों के वोट पर जिंदा रहती है और उसी का वोट खा जाती है। इस तरीके से इनकी स्थिति आकर के खड़ी होती है। और इसलिए मित्रों, आप सब भी ध्यान में रखिए, ये बैसाखियों पर चलने वाली पार्टी है, ये बैसाखी पर पार्टी है, और सरकार में जब भी आती है तो बाय डिफॉल्ट आती है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, यह हमारी जिम्मेवारी है और आप सब लोगों की विशेष जिम्मेवारी है, जो आज आपको उड़ीसा की जनता ने उनकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पूरी ताकत से आपको शक्ति दी है, आपको उन्होंने अपना योगदान दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां बैठा नेतृत्व मोहन मांझी जी के नेतृत्व में और आप सबके कर्तृत्व से उड़ीसा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। इस तरीके का हमको संकल्प लेकर के जाना। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं, आजकल ये बड़े संविधान के रक्षक बन गए, बहुत संविधान के रक्षक। इनको न संविधान से लेना है न संविधान को कुछ देना है। ये आजकल दलितों के बड़े रक्षक बन गए, अनुसूचित जाति के बड़े रक्षक बन गए, ये आजकल आदिवासी भाइयों के बड़े रक्षक बन गए। आदिवासी भाइयों के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, और ये प्रजातंत्र के भी रक्षक बन गए और ओबीसी के भी रक्षक बन गए। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपसे चाहता हूं, आप सब लोग बड़े साधुवादी हो, कुछ समझ करके सारी चीज अपने पास रख लेते हो, ये राजनीति में नहीं करना है। हमको जनता को बताना है, ये संविधान के रक्षक नहीं हैं, ये संविधान के भक्षक हैं, भक्षक हैं। इन्होंने संविधान को एक बार नहीं अनेकों बार आघात पहुंचाया है, अनेकों बार आघात पहुंचाया। और मैं बताना चाहता हूं, यहां बहुत से हमारे सीनियर कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारे पांडा जी बैठे हैं, हमारे पुजारी जी बैठे हैं, हमारे बहुत से लोग सीनियर बैठे हैं। पूछिए इनसे, ये 25 जून 1975 क्या दिन देखा था हमने? रातों रात हमें जेल खाने में डाल दिया गया था, और मालूम है संख्या कितनी थी? 1,25,000 लोगों को जेल के पीछे डाल दिया गया। ये राहुल क्या जाने इतिहास, ये राहुल क्या जाने अपने दादी के कारनामे।
ये हमारी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 25 जून को संविधान रक्षा दिवस के रूप में और संविधान की हत्या के दिवस के रूप में याद किया जाए। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, 1,25,000 में 75,000 लोग वो थे जिनका संबंध उस समय के दिए के निशान से था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ। आप तो वो धारा भी नहीं जानते होंगे। ये जो लालू है ना, लालू यादव, इसकी बेटी का नाम मीसा है। मीसा, पूज्य बेटी का नाम मीसा है। मीसा का मतलब मालूम है? ये जब पैदा हुई थी तो लालू जेल में थे और मीसा में बंद थे। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। आजकल ये राहुल के गुणगान गाते हैं, जिन्होंने, इनकी दादी ने इनको 22 महीने में जेल में डाल रखा था। ये मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये DIR, डिफेंस ऑफ इंडियन रूल, ये ब्रिटिश के बनाए हुए दोनों कानून थे। ब्रिटिश के बनाए हुए, ब्रिटिश सरकार के, अंग्रेजों के दोनों कानून थे। और हमारे 1,25,000 लोग 22 महीने से ज्यादा मीसा में और DIR में जेल के अंदर रहे। और ये राहुल हमें संविधान की रक्षा समझाने लगा है। बोलो, ऐसे लोगों को सुनना है क्या? ऐसे लोगों को सुनना है क्या? जनता को सही बताना है कि नहीं बताना है? संविधान की रक्षा करने वाले कौन हैं? हम हैं। संविधान की रक्षा किसने की? इमरजेंसी क्यों लगाई थी? इसलिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि तुम्हारा चुनाव अवैध है। इसलिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया था कि आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इसलिए कानून बदलने का काम उस समय किया गया और संविधान पर आघात लगाने का काम किया। मालूम है क्या कानून बनाया था? ये संविधान के चैंपियन बनने वाले, ये संविधान के रक्षक बनने वाले, इनकी दादी ने क्या कानून बनाया था? कानून था कि प्रधानमंत्री पर और राष्ट्रपति पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग सरकार से हटने के बाद भी नहीं चलाया जाएगा। ये कानून बनाया था। जिसके दाढ़ी में तिनका होता है ना, जिसकी दाल में कुछ काला होता है ना, वही ऐसी हरकत करते, क्योंकि इनके हाथ पाप से रंगे हुए थे, भ्रष्टाचार से रंगे हुए थे। और इन्होंने संविधान को इस तरीके से तोड़ने का प्रयास किया। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं आपको, यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने 90 बार चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। 90 टाइम्स, 90 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को गिराया है। नवीन बाबू से पूछना कि उनके पूज्य पिताजी बीजू पटनायक पर क्या गुजरी थी, किस तरीके से कांग्रेस ने शासन किया था और किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा गया था और कैसे बीजू बाबू को भी जेल में डाला गया था। आप पूछिएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जेल के अंदर, चंद्रशेखर जेल के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जेल के अंदर, लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री जेल के अंदर, सैकड़ों मंत्री जेल के अंदर। और ये हमको संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। मित्रों, हमारी जिम्मेवारी है, ये खोखले लोग और ये खोखले नारे लेकर के चलने वाले लोग, इनको हमको दूध का दूध, पानी का पानी बताना है। और ये जिम्मेवारी आपकी है, आप इसको पूरा करेंगे, मेरा ये पूरा विश्वास है। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप और हम मंच पर बैठे सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम अकेले ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो विचारनिष्ठ पार्टी है, जो आइडियोलॉजिकल पार्टी है। हम यहां किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी परिवार के लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी के बेटे को कुर्सी पर बैठाने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी के बापू को सारी जिंदगी कंधे पर ढोने के लिए नहीं आए। हम वो पार्टी है जो विचार के साथ खड़े हैं
और जिस विचार के लिए हम लोगों ने एक नहीं 4-4, 5-5 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया। आप बताइए, कभी जब हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब वो लखनपुर के बॉर्डर पर, जम्मू कश्मीर का लखनपुर का बॉर्डर, शायद वो 11, मुझे तारीख याद नहीं है, शायद वो 11 जून के आसपास की बात होगी, 11 मई के आसपास, जब उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में बिना पास के, उस समय जम्मू कश्मीर को धारा 370 में विशेष पास मिलता था, बिना पास के, इंटरनल पास के आप जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं कर सकते। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, एक देश में 2 निशान यानी 2 झंडे, 2 विधान यानी 2 संविधान और 2 प्रधान यानी 2 प्रधानमंत्री, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मैं बिना पास के मैं एंटर करूंगा और जम्मू कश्मीर जाऊंगा। मुझे याद है उस समय चर्चा हुई थी और ऐसा बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको छोड़ने लखनपुर बॉर्डर पर गए थे और वह अंतिम मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ हुई। और हम सबको जानते हैं कि 23 जून को उनका बड़े रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। जो बात 52-53 में हमने कही, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं होगा, 5-5 पीढ़ी खप गई। और जब आप लोगों ने ताकत दी तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने 6 अगस्त 2020 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया और ये लड़ाई लड़ी। यहां धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं, यहां मनमोहन साहब बैठे हैं, एक बार नहीं अनेकों बार, ये केवी सिंह देव साहब बैठे हैं, एक बार नहीं अनेकों बार जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में धारा 370 से जोड़ने के, से हटाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किए। जुएल राव जी बैठे, मोहन मांझी जी बैठे, पूछो इनसे। एकता यात्रा, मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में हमारे मोदी जी गए थे और वहां पर झंडा गाड़ा था। एकता यात्रा से लेकर के अनेकों बार हम लोग जम्मू कश्मीर में इस बात के लिए आंदोलन होते रहे, आंदोलन करते रहे। 5 पीढ़ियां खप गई लेकिन मन से विचार नहीं गया। और आज हम कह सकते हैं, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान हो गया और धारा 370। हम जब विचारनिष्ठ पार्टी बोलते हैं तो मुझे याद है उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमारी खिल्ली उड़ाई थी जब हम लोगों ने कहा था कि 1987-88 में पालमपुर हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर में राम के विराजमान करने का और राम मंदिर बनाने का रास्ता